नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक है हम लोगों का यूनियन बजट 2026 टू 27। हम लोग देखेंगे कि अब जो रिसेंटली जो पास बजट हुआ है उसमें किस तरीके से विकसित भारत जो 2047 का लक्ष्य है, 2047 तक भारत को विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया उसके जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप है उसके बारे में किस तरीके से जो है बजट में प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बजट है उसमें हम लोगों का जो टारगेट है, जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो 4.3% रखा गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 12.2 लाख करोड़ जो है खर्च किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहने का मीनिंग होता है कि जिसमें एसेट क्रिएशन होता है, जैसे कि रोड है, पुल है, इस तरीके का चीज़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी एसेट का निर्माण होता है। उसी तरीके से डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है 55.6% रखा गया है। आपको पता है कि भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक 50+1% ±1% जो है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। आपका 2026 से 2027 तक में ये लक्ष्य जो है 55.6% रखा गया है। इसमें तीन तरीके का आपका जो है आपका स्ट्रेटजिक जो है कर्तव्य की बात की गई है बजट में। उसमें से फर्स्ट जो बात करता है कि जो हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसको मेंटेन करना है प्लस उसको बढ़ाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोगों को प्रमोट करने का ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है, प्लस एनर्जी सिक्योरिटी पर जो है हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो है उसमें है एस्पायरेशन एंड कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई है। उसमें आपको किस तरीके से लोगों को स्किल बढ़ाना है, यूथ युवा शक्ति पर फोकस है, केयर इकोनॉमी पे फोकस है। डिटेल हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। साथ ही जो है सबका साथ सबका विकास जो इंक्लूजन पर फोकस करता है, इसकी बात की गई है कि उसमें साथ ही रीजनल जो इक्विटी है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है वो भी ना पिछड़ जाए, उनको भी साथ में जो है ग्रोथ होना चाहिए, उसका भी ख्याल रखा गया है। सोशल वेलफेयर, ये इन चीज़ों को हम लोग आने वाले स्लाइड्स में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बजट में सबसे पहले ये कहा गया कि जहां दुनिया के एक साइड हम लोग देखते हैं कि जो है मल्टीलेटरलिज्म जो है किस तरीके से खतरे में है, ट्रेड वार्स जो है आपको चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनके जो वेरियस पॉलिसी है, अलग अलग कंट्री पर जो है सैंक्शंस लगाए गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग रीजन्स में चल रहा है, चाहे वो यूएसए वेनेजुएला का इशू हो, रसिया यूक्रेन का इशू हो, मिडिल ईस्ट में जो आपका पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, इजराइल फिलिस्तीन का इशू हो, तो ये जो वर्ल्ड वाइड चला उसके बीच में सप्लाई चेन जो है डिसरप्शंस देखने को मिलेगा। रिसोर्स और स्कार्सिटी का इशू है। वहीं दूसरे तरफ जो है इंडिया जो है डोमेस्टिकली किस तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो, दोनों तरह से स्टेबल रहा। लगातार 12 साल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में यहाँ बना हुआ है। इन्फ्लेशन जो है अंडर कंट्रोल है, प्लस जो है फिजिकल डेफिसिट जो है अंडर कंट्रोल है। उसी तरीके से भारत जो साथ में आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी मूव कर चुका है। यानी जो गोल है भारत का, जो लक्ष्य है किस तरीके से पॉवर्टी रिडक्शन से हटा के एक विकसित भारत बनना है, ये भारत का लक्ष्य है। साथ ही भारत अपने आप को जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इंटीग्रेट होना चाहता है, यानी उनके साथ व्यापार तो करना चाहता है लेकिन कोई भी जो क्रिटिकल डिपेंडेंसी ना रहे, ऐसा ना हो कि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो तो हमारी इकोनॉमी को किसी प्रकार से हानि हो। ये लक्ष्य जो है रखा गया है। ये हम लोग आगे देखते हैं कि इस बजट में कौन से प्रावधान किए गए जिसके माध्यम से यह हम लोग इंश्योर कर पाएंगे। उसमें से देखो 7 जो है आपका स्ट्रेटेजिक एवं फ्रंटियर सेक्टर्स को जो है रिकॉग्नाइज किया गया। उसमें जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी की बात की गई है। फर्स्ट है बायोफार्मा शक्ति। इसके माध्यम से जो है 10,000 करोड़ रुपए का जो है आपका आने वाले 5 साल में जो है इसको एक्सपेंड किया जाएगा। 3 न्यू नाइपर जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका बायोफार्मा जो सेक्टर है उसके जो इंस्टीट्यूट है स्किल डेवलपमेंट का, या वहाँ पर ट्रेनिंग किया जाता है। तो ये 3 नए जो इंस्टीट्यूट है नाइपर के, ये ओपन किए गए। वर्तमान में 7 जो है नाइपर का इंस्टीट्यूट है, आईआईटी के जो है कंसेप्ट पर इसको खोला गया था। तो 3
जो है नए खोले जाएंगे, प्लस जो 7 नाइपर के पूर्व से इंस्टीट्यूट है उनको जो है अपग्रेड किया जाएगा, प्लस जो है 1000 जो प्लस जो है क्लिनिकल जो है ट्रायल साइट्स भी ओपन किए जाएंगे। ये कहा जाता है कि भारत में जो है अभी नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उनकी संख्या बढ़ रही है, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है। ऐसे में बायो फार्मा से जो बनी हुई मेडिसिन है वो बहुत ही कारगर रहेगी। इसको रिकॉग्नाइज करते हुए बायोफार्मा शक्ति को जो है प्राथमिकता दिया गया। साथ ही आपको पता है कि पूरा फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है ये एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा भूमिका जो है निभाता है। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल जो सप्लाई है उसका 20% अकेले भारत सप्लाई करता है। बायोफार्मा के क्षेत्र में यह भी कहा जाता है कि पूरे विश्व में 10 जो दवाइयाँ सबसे अधिक बिकती है उसमें 7 बायोफार्मा की है। तो भारत भी बायोफार्मा के क्षेत्र में ना पिछड़े, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के तरीके से जो है बायोफार्मा में भी जो है लीड करे, ये भारत का कोशिश है। आपको पता होना चाहिए बायोफार्मा फार्मास्यूटिकल में डिफरेंस होता है। बायोफार्मा में जो है लिविंग जो सेल्स होते हैं उनका यूज होता है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं उसमें केमिकल कंपोजिशन के मदद से जो है मेडिसिन बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर का यूज जो है अलग अलग सेक्टर्स में होते रहता है, चाहे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, डिफेंस इक्विपमेंट हो, मोबाइल्स हो, सारे जगह पर यूज हो सकता है। तो आपको पता है कि ये डेटा सेंटर वर्ल्ड हो चुका है, ऐसे में जो सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत चाहता है कि जो चिप बनाने का जो मशीन है भारत का अपना हो, इसलिए भारत यहाँ पर उन चीज़ों को खुद से बनाना चाह रहा है ताकि दूसरे कंट्री पर हम लोगों का डिपेंडेंसी ना रहे। तो इसके लिए सेमीकंडक्टर आपका मिशन फर्स्ट चला था, अब उसी को जो है मिशन 2 चलेगा, ताकि भारत जो है जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस हो सके, अपने से खुद से जो चिप मेकिंग मशीन है बना सकता है और जो है अन्य क्षेत्र में इसका लाभ ले सकता है। उसी तरीके से रेयर अर्थ जो है आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, जहाँ पर कि आपको वेरियस चिप्स का ज़रूरत पड़ेगा डिफेंस के सेक्टर्स में, तो वहाँ भी रेयर अर्थ मटेरियल्स का यूज पड़ेगा। तो भारत में रेयर अर्थ है, लेकिन भारत अभी भी खुद से उसको प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जो है जहाँ पर फिर रेयर अर्थ हैं, जहाँ पर कि आपका उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उन चीज़ों को वहाँ पर रेयर अर्थ को माइनिंग करके प्रोसेस करके वहाँ पर कह सकते हैं डेवलप किया जाएगा। साथ ही वहाँ पर इनोवेशन सेंटर भी डेवलप किए जाएंगे, ताकि रेयर अर्थ के क्षेत्र में भारत जो है अभी जो फिलहाल में चाइना पर डिपेंडेंसी है वो ना रहे और सेल्फ रिलायंट जो है बन सकता है। ये भारत का कोशिश है। उसी तरीके से स्पेस एंड जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ भी भारत जो है खुद से जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, इंडिजिनस जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको सेल्फ रिलायंट हो सके, उसके लिए जो है प्रावधान किए गए हैं। प्लस प्राइवेट सेक्टर को भी, क्योंकि कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर होता है तो वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वाइट किया जाएगा, उनके भी लिए भी जो है रूल्स इसमें बनाए जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से कैपिटल गुड्स का जहां पर है वहां पर हाईटेक जो है टूल रूम्स का प्रोविजन जो है किया जाएगा, ताकि बेहतर ट्रेनिंग हो सके। जो कॉस्टली इक्विपमेंट है उस पर भी जो स्किल फोर्स है वो बेहतर ट्रेन रहे और उसका जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। उसी तरीके से कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जो अभी पूरे वर्ल्ड का लगभग 90% कंटेनर जो चाइना में बनाता है, भारत भी 10,000 करोड़ जो है आने वाले समय में 5 साल में इन्वेस्ट करेगा, ताकि किसी दूसरे अन्य कंट्री पर जो है हम लोगों को कंटेनर के इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट ना रहे। उसी तरीके से 3 जो है आपका केमिकल फैक्ट्री का जो है निर्माण पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसका जो एस्टेब्लिश होना है उस मॉडल का नाम है प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल उसको बोलते हैं कि जहां पर कि गवर्नमेंट जो है जमीन को, लैंड को एक्वायर करेगा, सारा जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है सब कुछ करके देगा। जो केमिकल फैक्ट्री होगा वो सीधा अपना प्लांट वहाँ लगाएगा, उसके बाद जो है प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट होगा। यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, चाहे वो लैंड एक्विजिशन को लेकर हो या फिर आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट क्लियरेंस का हो, वो लोड गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा। तो ये जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। ये 7 स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर है इसमें किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है उसके लिए प्रावधान जो है किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए, इसके लिए जरूरी है कि इकोनॉमिक जो रीजन्स है उसको डेवलप करें, यानी जो टियर 2 टियर 3 सिटी है उनको भी डेवलप करने का जरूरत है, यह रिकॉग्नाइज किया गया है।
प्लस जो है क्योंकि वो ग्रोथ के इंजन्स होते हैं, इसलिए जो है आपका 5,000 करोड़ जो है पर रीजन के हिसाब से जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है इसमें किया जाएगा। साथ ही हाई स्पीड कॉरिडोर यानी फ्रेट कॉरिडोर, देखिए दंकुनी ईस्ट से लेके आपका जो सूरत तक है, ये यहाँ तक हाई स्पीड जो है आपका कॉरिडोर जो है कनेक्टिविटी के लिए बनाया जाएगा। उसी तरीके से आपका मुंबई पुणे जो है बनाया जाएगा हाई स्पीड कॉरिडोर, जो है आपका हैदराबाद बंगलुरु, ये जो आपके हैं हाई स्पीड कनेक्टिविटी से आपका कनेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से एक प्रावधान किया गया है एनर्जी सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपया का कार्बन कैप्चर के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टील का प्लांट है, सीमेंट की कंपनी है, वहाँ से जो भी ग्रीन हाउस गैस निकलेंगे उनको क्या किया जाएगा कि जो ग्रीन हाउस गैस है उनको अंडरग्राउंड जो है आप कह सकते हैं कि उनको रखा जाएगा, ताकि जो है ग्रीन हाउस गैस जो है एटमॉस्फेयर में कम रहे। साथ ही इसका यूज आप समझ सकते हैं, इसका यूज कैसे रहेगा, जो पुराने तेल का जो है फील्ड होगा, ऑयल फील्ड होगा, गैस फील्ड होगा, वहाँ पर इसको जो है अंडरग्राउंड करके रखा जाएगा। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए जो है 20,000 करोड़ का दिया गया। साथ ही जो ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन होंगे उनको जैसे ही वो इमिट होता है उसी समय कैप्चर करके अंडरग्राउंड जो है रखा जाएगा। साथ ही उसका अन्य तरीके में भी यूज हो सकता है, जैसे कि आप एरेटेड जो ड्रिंक्स होता है उसमें CO2 का यूज होता है तो वहाँ पर हो जाएगा। उसी तरीके से लिपस्टिक का निर्माण में होता है तो वहाँ हो जाएगा। यानी कार्बन जो हम लोगों का इमिशंस है उसको कम करना है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए 20,000 का प्रावधान किया गया। उसी तरीके से जो कोस्टल कार्गो है उसका भी शेयर जो है 2047 तक जो है 12% बढ़ाने के लिए जो है आपका स्टेप्स बजट में किए गए हैं। उसी तरीके से है कि आपको पता है कि इंडिया का जो मेजोरिटी ऑफ GDP है लगभग 54 to 55% शेयर जो है आपका सर्विस सेक्टर से आता है। तो सर्विस सेक्टर जो है एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करता रहे 2047 में जो लक्ष्य विकसित भारत का, उसके लिए तो ये इसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाया गया है। उसमें एक सबसे पहले हाई लेवल पर एक कमेटी बनाया गया है, उसका नाम है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज स्टैंडिंग कमेटी, ये बनाया गया। साथ ही हेल्थ केयर में ये प्रोविजन किया जा रहा है कि 1 लाख जो है एलाइड हेल्थ जो है आपका प्रोफेशनल जो है उनका स्किल किया जाए। एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल क्या होता है, वो उसे जो डायरेक्ट डॉक्टर या नर्स नहीं होते हैं लेकिन उनको हेल्प करते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, डाइटिशियंस हो गए, यानी कि प्री आप कह सकते हैं केयर या पोस्ट केयर में उनको सहयोग करते हैं पेशेंट को उनका, ठीक है। तो उनको एलाइड हेल्थ जो प्रोफेशनल हो से उनको स्किलिंग दिया गया। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्लस ये विश्व के दूसरे जो कंट्री हैं जैसे जापान जैसे कंट्री है वहाँ भी जा सकेंगे ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है बढ़ सकता है। उसी तरीके से जो मेडिकल हब के रूप में, यानी आपको पता है इंडिया में जो है ह्यूज अमाउंट में लोग जो है, चाहे वो नेपाल हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या अन्य अफ्रीकन कंट्री से लोग जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो 5 ऐसे सिटी का जो है आप कह सकते हैं विकास किया जाना जो कि मेडिकल टूरिज्म के आधार पर होते हैं, ये हेल्थ केयर में जो है आपका बजट में प्रोविजंस किया गया। उसी तरीके से गेरियाट्रिक केयर, यानी जो ओल्ड पर्सन, आपको पता है कि संख्या जो है पॉपुलेशन, ओल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रहा, तो ऐसे में जरूरत है कि उनके केयर का, तो उनको केयर करने के लिए जो केयर गिवर्स होंगे उनका भी ट्रेनिंग जो है किया जाएगा। उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ जो है आपका ऐसे लोगों का जो है ट्रेनिंग किया जाएगा। ये लोग जो है अन्य कंट्री जैसे चाहे जापान हो जहाँ की ओल्डरली पॉपुलेशन का अधिक लोग है, उनको किस तरीके से केयर दिया जाना है, कैसे इमोशनल सपोर्ट दिया जाना है, डिसेबल्स लोग हैं तो उनको किस तरीके से जो है सहयोग देना है, वो किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग का, ये सारा ट्रेनिंग जो है आपका दिया जाएगा। तो यानी गेरियाट्रिक केयर के बारे में जो है प्रोविजंस किएगा। उसी अनुसार न्यू एज के जो स्किल्स है जैसे कि एविएशन हो गया, विजुअल इफेक्ट्स हो गए, आपका गेमिंग है, कॉमिक्स है, तो इन चीज़ों का आपको पता है कि वर्तमान समय में जो इन चीज़ों का क्रिएशन जो है किस तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। यानी पूर्व में जैसे कि आप कह सकते हैं कोई वीडियो बनाना या कंटेंट बनाना, या आप कह सकते हैं उसको बुरा माना जा रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा इसे जो है एक कैरियर के रूप में जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी को देखते हुए जो है आपका जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर लगभग जो है आपको 15,000 ऐसे स्कूल्स में जो है आपका कंटेंट क्रिएटर लैब जो है स्थापित किया जाएगा, ताकि उन चीज़ों के बारे में स्किल डेवलपमेंट हो और जो आप कह सकते हैं नवयुवक हैं उसका लाभ जो है उठा सकते हैं। उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब भारत का लक्ष्य है कि पूरा जो ग्लोबल सर्विसेज है सुपर पावर जो 2047 तक का लक्ष्य है उसमें ग्लोबल में पूरा जो वर्ल्ड का शेयर हो 10% इंडिया का हो। तो इसके लिए जो है सर्विस सेक्टर्स में रिफॉर्म किए गए हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग टूरिज्म, स्पोर्ट्स एंड साइंस की बात करते हैं,
टूरिज्म सेक्टर में ये कहा गया है कि एक बनाया जाएगा डिजिटल नॉलेज ग्रिड। इसमें क्या होगा कि जितना भी इंपॉर्टेंट हेरिटेज जो साइट है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको डिजिटाइज किया जाएगा। यह हेल्प करेगा लोगों को जानने के बारे में भी या कंटेंट क्रिएटर्स को वहाँ के उस साइट के बारे में जानने का। साथ ही जो है पायलट बेसिस पे 10,000 जो गाइड्स है उनको जो इंस्टीट्यूशन है IIM वगैरह है उनके माध्यम से स्किलिंग किया जाएगा, ताकि वो जो टूरिस्ट बाहर के कंट्री से आते हैं वो बढ़िया से उनको हॉस्पिटैलिटी दे पाए और वो टूरिज्म सेक्टर जो बढ़िया से डेवलप हो। उसी तरीके से जो हम लोगों का इको टूरिज्म है या एडवेंचर का जो टूरिज्म है, जैसे कि उत्तराखंड में जो हिमालय आप कह सकते हैं कि ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश आते हैं, वहाँ पर इकोलॉजिकल किसी तरीके से डैमेज न हो उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। साथ ही जैसे कि आपको पता है कि मास नेस्टिंग उड़ीसा के कोस्ट में टर्टल्स का होता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए, तो वहाँ इकोनॉमिक आप कह सकते हैं इकोलॉजी को डैमेज नहीं हो, तो इन चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट जो है किया जाएगा। तो ये टूरिज्म सेक्टर से हो गया। उसी अनुसार जो है 10 साल का जो है रोड मैप जो है किस तरीके से टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाना है खेलो इंडिया के तहत, और साइंस का यूज करके जो भी इक्विपमेंट है उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए और ताकि सस्ते में जो खेलने का सामान है वो मिल जाए और अधिक से अधिक लोग उसका यूज कर सके, तो साइंस का भी यूज जो है इसमें है। उसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस 4 जो है टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का जो है सेटअप किया जाएगा। ये टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या करता है, इससे हम लोग स्पेस के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी प्राप्त करते हैं, साथ ही एस्ट्रो जो फिजिक्स है उसको कैरियर के रूप में भी प्रमोट करता है। तो ये जो है बजट में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है ईस्ट के बारे में स्पेशल फोकस किया। ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पर ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है बनाने के बारे में जो है बजट में प्रोविजंस किया गया। प्लस नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका बुद्धिस्ट सर्किट का प्रोविजंस किया गया है। ठीक है, 5 नए टूरिज्म डेस्टिनेशंस का भी प्रोविजंस आपका किया गया। इसको पूर्वोदय के नाम से बजट में संबोधित किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखिएगा सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले एक जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल आप कह सकते हैं कि मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है आपका नॉर्थ इंडिया में एक डेवलप होगा। साथ ही जो पूर्व में जो रांची है या तेजपुर में जो हॉस्पिटल्स है उसको अपग्रेड करने की बात जो है की गई, यानी मेंटल हेल्थ को हाईली रिकॉग्नाइज किया गया है। आपको पता है कि किस अनुसार से बदलते हुए परिवेश में जो है लोगों पर स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो मेंटल हेल्थ को रिकॉग्नाइज करते हुए ये प्रोविजंस किया गया। उसी तरीके से जो दिव्यांगजन है उनको ट्रेनिंग के लिए भी जो है प्रोविजंस किया गया है। उनको लिए जो सूटेड सेक्टर है जैसे IT सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं उनका स्किल दिया जाएगा ताकि वो उस सेक्टर में अपने आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं और अपने एक डिग्निफाइड लाइफ जो है जी सकते हैं। उसी तरीके से जो उनको इक्विपमेंट दिया जाना है, असिस्टिव जो डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो हेयरिंग डिवाइसेस हो, व्हील चेयर हो, उसका भी प्रोविजंस जो है आपका इसमें किया गया है। दिव्यांग सहारा योजना में जो है किया गया है। तो यानी ओल्ड पर्सन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, डिसेबिलिटी, सबका ख्याल जो है रखा गया। उसी तरीके से जो बहुत बार होता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर्स नहीं होते हैं। ट्रॉमा सेंटर उसको बोलते हैं कि जहाँ पर कि अगर रोड एक्सीडेंट होता है या किसी तरीके का नेचुरल डिसास्टर आता है, तो ऐसे समय में जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके लिए जो फैसिलिटी होता है वो होना चाहिए। तो अभी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है ट्रॉमा सेंटर्स का जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसका प्रावधान जो है बजट में किया गया है। उसी तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर पर, यहाँ पर भी बहुत सारे जो है न्यू प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जैसे कोस्टल रीजन में आपको पता है कि कोकोनट है, कोकोआ है, कैचू है, बहुत ही प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको प्रमोट करने की बात कही गई है। उसी तरीके से हिली रीजन्स में जो वॉलनट है, आलमंड्स है, सेफ्रॉन है, इसके प्रोडक्शन के लिए जो है नीतिगत जो है डिसीजन जो है बजट में लिया गया कि किस तरीके से इसको जो है अधिक से अधिक प्रोडक्शन कराया जाए। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जो है अगर ट्रीज के बारे में डिस्कशन की गई है। उसी तरीके से डिजिटल अगर इंटरवेंशन की बात कीजिएगा, कृषि के क्षेत्र में एक स्कीम आया है भारत विस्तार। इसमें क्या होगा ना कि AI के मदद से जो एग्री स्टेक वह पोर्टल है जहां पर कि सारे जो डिटेल्स है फार्मर्स का या कृषि का वो रहता है। उसी अनुसार जो ICAR का जो डाटा है, यानी कि हर किसान कस्टमाइज डिटेल्स प्राप्त कर सकेगा कि उसके खेत में उसका जो सॉइल का नेचर क्या है, मॉइस्चर अभी कितना है, कितना जो है आने वाले समय में मौसम की क्या स्थिति है, तो ये सारा डिटेल्स एक जगह पर मिल पाएगा। तो कोई भी किसान इस साइट का यूज करते हुए वो डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकेगा और इस अनुसार से अपने जो फसल है उसका
उत्पादन कर सकेगा। उसके नेक्स्ट जो है एक मार्केटिंग के लिए जो सी मार्केट का प्रोविजन किया गया है कि जो लोकल स्तर पर जो कम्युनिटी लेड होंगे, यानी जो ग्रुप्स होगा, रूरल जो महिलाएं होंगी वो ग्रुप बनाएंगे और जो लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो आप समझ सकते हैं पिकल्स है, पापड़ है, अचार है या लोकल स्नैक्स है, इसको जो है सेल कर सकेंगे। तो ये आपका प्रोविजंस किया गया है। उसी तरीके से फिशिंग को प्रमोट करने के लिए स्पेशली कोस्टल सेक्टर में प्लस जो है जितना जो 500 जो वाटर रिजर्वायर है, प्लस जो अमृत सरोवर से जो तालाब का निर्माण हुआ था, उस सभी में जो है मछली उत्पादन हो, एक्वा कल्चर का प्रमोशन हो और इसमें महिलाओं का भी जो है सहयोग लिया जाए। प्लस जो है फिशिंग जो फार्मर्स होंगे आपका जो है वो अपना प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए और बेहतर मार्केटिंग जो है कर सकते हैं, बेहतर आप कह सकते हैं बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है बजट में कही गई है। ये हम लोग जो है फिजिकल प्रोड्यूस किस अनुसार से है ये हम लोग देख सकते हैं 2021-22 में किस अनुसार से जो है फिजिकल डेफिसिट था। वर्तमान में जो लक्ष्य है 4.3 रखा गया है। अभी जो 2025-26 में जो है हम लोग 4.4% जो है अचीव किए हैं। लक्ष्य 4.5 रखा गया था, यानी लक्ष्य से भी बेहतर परफॉर्मेंस जो है आपका फिजिकल प्रोड्यूस में किया गया है। नेक्स्ट ईयर का लक्ष्य जो है 4.3 रखा गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये अभी जो है लक्ष्य रखा गया है 55.6, अभी जो है 56.1 है। ठीक है, इसका लक्ष्य 2030 तक जो है 50 ±1% है। तो उस दिशा में जो है हम लोग मूव कर रहे हैं बजट के अनुसार। उसके अनुसार जो ये कहा गया कि जो 16 फिनांस कमीशन है जो अरविंद पेनगरिया के अध्यक्षता में जो है गठित हुआ था, उसके जो प्रपोजल्स है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अभी जो 41% जो डिवोल्यूशन है वर्टिकल वो सेम रहेगा, यानी कि केंद्र को अगर 100 रुपया आता है तो 41 रुपया राज्यों के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपस में राज्यों का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके लिए जो फिनांस कमीशन के जो प्रोविजंस होते हैं उसके आधार पर किया जाता है। उसमें पॉपुलेशन है, एरिया है, फिर इनकम डिस्टेंस है, ईटीसी का जो है ख्याल रखते हुए जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उसी तरीके से अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी है, अगर वो 1000 करोड़ जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड के द्वारा अगर वो कह सकते हैं कि ये पैसा इकट्ठा करता है तो वहाँ पर 100 करोड़ जो है सरकार के द्वारा इंसेंटिव किया जाएगा। यानी जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड को प्रमोट करने के लिए, यानी कोई भी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद जो है खुद से मार्केट से पैसा वो फिनांस कर सकता है, उसको सरकार प्रमोट कर रहा है। उसमें अगर 1000 राशि अगर कलेक्ट किया जाता है तो उसमें 100 करोड़ जो है सरकार की तरफ से भी इंसेंटिव दिया जाएगा। न्यू जो इनकम टैक्स है इसमें जो है स्लैब में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया, लेकिन जो फाइलिंग की प्रक्रिया है उसे आसान किया गया है। एक और जो सर्टेन जो एग्जाम्पशन दिए गए हैं वो हम लोग ईज ऑफ लिविंग में देखते हैं। जैसे पहले मोटर एक्सीडेंट में 5 लाख रुपये का जो लाभ मिलता था वो इनकम टैक्स में काउंट हो जाता, तो उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको 5 लाख का जो राशि मिलेगा वो किसी भी तरीके से इनकम टैक्स में काउंट नहीं होगा, ये एग्जाम्पशन दिया गया है। उसी अनुसार से अगर कोई ओवरसीज टूर पैकेज दिया जाता है या कोई अपने जो बच्चे को एजुकेशन के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजते हैं तो वहाँ पर पहले जो है जो आपका आप कह सकते हैं टीसीएस का प्रोविजंस था वो पहले 5% था, उसको जो है घटा के 2% कर दिया गया है। तो यानी जो किन्हीं को अभी विदेश घूमने जाना है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, उसी तरीके से जो है जो रिवाइज रिटर्न भरने का जो तिथि है वो भी 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है विद सर्टेन जो है आप कह सकते हैं अमाउंट। ठीक है, ब्लॉक जो है असेसमेंट, यानी कि जो है आपका टाइमलाइन के अंदर जो है आपको असेसमेंट किया जाएगा। उसी अनुसार जो है फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर, अगर बहुत बार होता है कि हम लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उस समय छूट जाता था। अगर कोई स्टूडेंट है, स्पेशली जो इंजीनियर्स है, अगर किसी कारण से विदेश में उनका जो एसेट है अगर छूट गया है 5 करोड़ के नीचे तक का है तो 6 मंथ के अंदर जो है उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का जो है प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो ये जो है आप कह सकते हैं वन टाइम जो है आप लिबर्टी दिया गया है। ठीक है, मार्केट रेशनलाइज किस तरीके से किया गया है ये हम लोग देखते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो है आपको पता है फ्यूचर या ऑप्शंस में जो है लोग ट्रेड करते हैं। फ्यूचर उसको बोलते हैं, यानी अगर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद एक सर्टेन डेट में क्या प्राइस होगा, जो भी प्राइस अभी फिक्स कर लेते हैं उस प्राइस पर हम परचेज करेंगे। सपोज किया जाए कि 60,000 10 ग्राम का अभी सोने का कीमत है, 2 मंथ बाद ये अभी प्रोमिस करते हैं कि 65,000 में हम खरीदेंगे। अब इसमें या तो 70,000 होगा तब इनको बेनिफिट होगा, 60,000 होगा तो इनका नुकसान होगा। तो ये लेकिन इसको बोलते हैं फ्यूचर। उसी तरीके से ऑप्शन एक दूसरा
कह सकते हैं कि टूल्स है जिसके माध्यम से रहता है राइट टू बाय या राइट टू सेल, यानी 1 मंथ बाद सर्टेन अमाउंट पर उनका अधिकार रहेगा राइट टू सेल या राइट टू बाय। उस रेट पर अगर 10 रुपया में ये अभी बुक करते हैं कि हम 15 रुपया में खरीदेंगे, तो अगर उस समय रहेगा तो इनका अधिकार होगा, यानी 15 रुपये में वो परचेज कर सकें। लेकिन इन पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो खरीद ही ले, यानी 10 रुपया से कम रहेगा तो ये बाउंड नहीं रहेंगे, लेकिन जो उसमें टैक्स लगेगा जो मिनिमम रहेगा उतना ही उनका नुकसान होगा। तो अभी दोनों पर जो है टैक्स का जो है एसटीटी जो है बढ़ा दिया गया है। उसी अनुसार जो है आपका आईटी सेक्टर के लिए एक टर्म यूज किया गया पहले कि आईटी सर्विसेज के अंदर ही सारा सिंगल टर्म आएगा। पहले जो सेफ हार्बर है, सेफ हार्बर उसको बोलते हैं कि पहले क्या होता कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको 15.5% अभी मान लिया गया, यानी उससे अगर अधिक इतना मिनिमम अगर कोई कंपनी दिखा देगा तो उसमें जो है इनकम टैक्स के जो अथॉरिटी है फिर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी या उस पर क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, यानी प्रॉफिट मार्जिन अगर इतना दिखाए, यानी वो सेफ हार्बर हुआ। तो यानी पहले जो है ये 300 करोड़ तक का जो ट्रांजेक्शन था वो कंपनी कर सकता था, अब जो है 2000 तक का लिमिट जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसी अनुसार से अगर कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी भी है और इंडिया में जो है वो क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको 2047 तक जो है किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। उसी तरीके से कस्टम ड्यूटी को भी रेशनलाइज किया गया है, जैसे कि हेल्थ से संबंधित अगर आप देखिएगा कि कैंसर का जो ड्रग्स होता है 17 स्पेसिफिक जो मेडिसिन है उसमें किसी प्रकार का जो है आपको ड्यूटी नहीं लगेगा। उसी तरीके से जो रेयर डिजीज है उसमें से 7 डिजीज है वहाँ भी किसी प्रकार का आपको जो है ड्यूटी नहीं लगेगा। उसी तरीके से क्रिटिकल जो इंडस्ट्री है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं या न्यूक्लियर है या सोलर है, इसमें इसको बनाने के लिए अगर किसी प्रकार का गुड्स का अगर इंपोर्ट किया जा रहा तो उसमें किसी भी प्रकार का इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। उसी तरीके से पहले पर्सनल इंपोर्ट करने में 20% लगता था, उसको जो है 10% किया गया। उसी तरीके से जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उसको पहले 1% मिलता था ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, अब उसको 3% कर दिया गया। स्पेशली इसमें सी फूड, आपको पता है कि इंडिया जो है ह्यूज अमाउंट में सी फूड जो है अब एक्सपोर्ट करता है स्पेशली अमेरिका को, तो वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का जो जैसे सी फूड है उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत तरीके का मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है, अगर उसका इंपोर्ट किया जाता है तो 3% तक का अमाउंट जो है अगर इंपोर्ट किया जाएगा तो उस पर किसी प्रकार का ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से माइक्रोवेव ओवन अगर बनाना है उसका अगर कोई पार्ट्स मंगाया जा रहा उस पर भी टैक्स जो है इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो बड़े बड़े कंपनी की बात की है। जो स्मॉलर कंपनी है, एमएसएमई है, उनके लिए भी टर्म यूज किया गया कि एमएसएमई जो है उनको भी हमको एमएसएमई चैंपियंस बनाना है। यानी जो इसको एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कि अगर कोई कंपनी है जो लोकली फूड प्रोसेसिंग का काम करता है उसको ग्लोबल स्तर पर हम लोगों को बनाना है कि वो एक्सपोर्ट करे, तो इसके लिए जरूरत उसको क्या होगा कि हम लोग उसको ट्रेनिंग दें प्लस कैपिटल दें। तो इन चीज़ों का प्रावधान जो है आपको बजट में किया गया। तो उसके लिए बनाया गया एसएमई ग्रोथ फंड, उसमें 10,000 रुपया जो है इक्विटी सपोर्ट के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक बड़ा चीज किया गया है ट्रेड्स एक्सपेंस है। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि अगर कोई भी जो एमएसएमई है, अगर किसी कंपनी को, बड़े कंपनी को, मान के चलिए कि सीपीएसई है, यानी सेंटर का कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, अगर सामान सेल कर दिया गया तो बदले में जो ये इनवॉइस देगा बना के, यानी बिल जो बना के देगा, ये जनरली जो है इसको आप कह सकते हैं कि उसे पैसा आने में लगभग 90 दिन लग जाता है। अभी वर्तमान समय में क्या होगा, ये जैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये डालेगा वो अपना इनवॉइस, तो बैंक उससे खुद से ही जितना का इनवॉइस रहेगा उतना में से लगभग कुछ फीस काट के, 1-2% फीस काट के, इतना जो अमाउंट है इस कंपनी को दे देगा जो भी एमएसएमई रहेगा। उससे फायदा क्या हुआ कि एमएसएमई कंपनी को लिक्विडिटी मिल गया और बैंक को जो है बेनिफिट हो गया। अब प्लस जब पीएससी जो है, जो सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज है, ये जब राशि देगा तो बैंक को दे देगा। तो ये मैकेनिज्म जो ये किया गया कि अगर कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है अगर परचेज करेगा तो ये जो है इसी पोर्टल से उसका पेमेंट होगा। इससे जो है एमएसएमई सेक्टर को बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, उसी तरीके से जेम पोर्टल में भी जो है इसका प्रावधान किया गया कि जेम में अगर कोई ऑर्डर प्लेस हो गया तो उस आधार पर एमएसएमई को पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद है कि अगर टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी को भी डेवलप करना है, उसके लिए कुछ कॉरपोरेट मित्राज का जो है ट्रेनिंग कराया जाएगा। उसमें क्या होगा कि उनको पता रहेगा कि अगर किस तरीके से जो एमएसएमई सेक्टर्स है उनको अगर ग्लोबल स्तर पर हमको प्रमोट करना है, तो देखिए डोमेस्टिक स्तर पर अगर करना है,
अगर व्यापार तो अलग नियम होते हैं, अगर इंटरनेशनल स्तर पर तो अलग नियम होते हैं। तो उन अनुसार से जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, इसको बताने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए जो है एक ट्रेन टीम जो है कॉर्पोरेट मित्रा का बनाया जा रहा है, और वो इन लोगों को टियर 2 टियर 3 सिटी में जो है ऐसे सेक्टर्स को हेल्प करेगा ग्रो करने में। उसी तरीके से ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए भी जो है कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। उसमें से जैसे जो ऑथराइज्ड जो डीलर्स होते हैं, जो अब रिलायबल डीलर्स होते हैं, उनको पहले प्रोविजंस था कि अगर कोई सामान इंपोर्ट हुआ तो 15 दिन के अंदर वो इंपोर्ट जो कह सकते हैं ड्यूटी दे सकते थे, ड्यूटी। लेकिन अब क्या है कि उनको बढ़ा के 30 दिन तक किया गया, यानी इंपोर्ट ड्यूटी जो भी लगेगा उनको अब रिलैक्सेशन दिया गया कि पहले जो 15 दिन के अंदर था, यानी अगर कोई सामान, उसके बीच में फायदा क्या होता है कि वो सामान सेल हो जाता है, तो जो भी इंपोर्टर रहते हैं उनके लिए बेनिफिट होता है, तब उसको बढ़ा के और 30 दिन कर दिया गया है। ठीक है। उसी तरीके से एक और प्रोविजंस किया गया है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी बहुत बार अगर किसी चीज़ का सप्लाई करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, फूड डिपार्टमेंट हो, ड्रग डिपार्टमेंट हो, तो वो अभी क्या है, ये सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, वहीं से सबका डिस्पोजल यानी कह सकते हैं कंप्लायंस का हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस जो है अभी किए गए हैं। उसी तरीके से एडवांस रूलिंग जो कस्टम का निकलता था, जो वो उसको पहले 3 साल था, उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस जो है हम लोग अब जो है बजट में देखें, तो लास्ट में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो भारत का जो अभी का 2026-27 का बजट है, वो एक ऐसा बजट है जो लॉन्ग टर्म की बात भी करता है, विकसित भारत की 2047 तक कैसा हो, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट करना है, डिजिटल में जो इन्वेस्टमेंट करना है, सेमीकंडक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करना है, बायोफार्मा में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, इसकी बात एक तरफ आपको करता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ जो है ओल्ड पर्सन के साथ जो है, यूथ के साथ जो है स्किलिंग की बात करेगा। उसी तरीके से आपको हेल्थ केयर का इन्वेस्टमेंट दिखेगा, एजुकेशन सेक्टर का इन्वेस्टमेंट दिखेगा, वुमेन के लिए दिखेगा। तो ये यानी एक बहुत ही बैलेंस तरीके का बजट जो है यहाँ पर पेश किया गया है, यानी कि लॉन्ग किस तरीके से 2047 तक हम लोगों को अचीव करना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है उसका भी ख्याल रखा गया, प्लस जो आप कह सकते हैं किस तरीके से हम लोग इंक्लूसिव बना सकते हैं बजट को, उसका भी ख्याल रखा गया। तो ये जो है लास्ट में हम लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स में दे सकते हैं। ये साथ ही ये डिस्क्लेमर है कि ये चैनल जो है मोस्टली जो है एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाया गया है। इस बजट के आधार पर बहुत तरीके का आप कह सकते हैं रिएक्शन अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग तरीके से मिल सकता है। ये जो वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, ये प्योर एकेडमिक पर्पस के लिए आपको मिलेगा, और किसी तरीके से पार्ट जो है हम लोग आप कह सकते हैं कि बाइस्ड नहीं मिलेगा। जो सरकार का विजन है, जो उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार के जो विजन्स है, जो इंडिया का विजन्स है, वो आप तक जो है पहुँच गया होगा और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस जो है अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही यह भी आपको बता दें कि बजट पर एक मेरा बहुत बड़ा वीडियो बना हुआ है, लगभग वो 2 घंटे का वीडियो है। उसमें जितने भी टर्म्स हैं उसको बहुत डिटेल से हम समझाए हैं, उसके प्रोज कॉन्स बहुत अच्छे से समझाया गया वहाँ पर। तो उसका भी लिंक इसमें दिया हुआ रहेगा। अगर आप किसी भी तरीके का यूपीएससी बीपीएससी का इंटरव्यू मेंस लिख रहे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऑल द वो एक लंबा वीडियो है, लेकिन आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ पर आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, एक एक शब्द को डिटेल से वहाँ पर डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।